छगनलाल और प्रताप सिंह के बीच की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरानी में पड़ गया था। चेतन के मन में एक के बाद एक कई तरह के सवाल उठने लगे। वो वहां से कुछ कदम पीछे हटते हुए बोला, आखिर कौन हो सकती है वो महिला जिसके बारे में छगनलाल बात कर रहा है, और इस छगनलाल का इन सब से क्या लेना देना हो सकता है। उधर कमरे के भीतर प्रताप सिंह अपनी बातचीत कर छगनलाल से विदा लेकर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि छगनलाल अचानक से बोला, प्रताप भैया, यूं तो काशी जी ने साड़ी देकर सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है, लेकिन आप ये काम बहुत सावधानी से करना और ध्यान रहे आपको कोई देखे ना। और हाँ, एक बात और जो हम बताना भूल गए थे, वो ये कि काशी भाई साहब ने बोला है कि वो बहुत जल्दी ही आएंगे, बस तब तक आपको सब संभालना है। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने हर इंतजाम कर दिया है। प्रताप सिंह ने छगनलाल की बातें सुनी और हाँ में सिर हिला दिया। प्रताप सिंह के चेहरे पर एक अलग ही चिंता उभर आई थी, लेकिन उन्होंने छगनलाल से इसका कोई जिक्र नहीं किया और चुपचाप अपनी झोले में वो मिट्टी का पात्र जिसमें साड़ी रखी थी उसे उठाकर वहां से निकल गए। उधर छगनलाल के कहे शब्दों से चेतन सोच में पड़ गया। वो मन ही मन बोला, आखिर ये साड़ी किसके लिए है और किस सुरक्षा कवच की बात कर रहा है ये छगनलाल। खैर, जो भी हो, मैं ये तो जान गया हूँ कि वो निशान वाले आदमी अरुणोदय सिंह जी के पोते साहब है, और इस हिसाब से अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये वीर सिंह के पिताजी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो वीर सिंह क्या, कोई स्त्री तक दिखाई नहीं देती। पता नहीं ये सब लोग है भी या समय के साथ ही मुझे दिखेंगे। इतना सोचते हुए चेतन उस जगह से निकलकर घाट की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया और वो खुद से सवालिया अंदाज में बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि निशान वाले आदमी प्रताप सिंह जी का ये जो रहस्य है वो उस कमरे से ही जुड़ा हो। वो जिस स्त्री की बात कर रहे थे वो उसी कमरे में हो और उसी की सुरक्षा के लिए इतने इंतजाम किए जा रहे हो। लेकिन मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। शायद मुझे सही समय का ही इंतजार करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कालदूत ने कहा था। ये सारी बातें सोच चेतन ने एक बार फिर से ये निश्चय कर लिया कि वो मौका पाते ही उस निशान वाले आदमी प्रताप सिंह के घर दोबारा जाएगा और उस कमरे के बारे में फिर से कुछ पता लगाने की कोशिश करेगा। चेतन ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो अचानक लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। चेतन ने पहले खुद को जैसे तैसे गिरने से बचाया और फिर चिढ़ते हुए बोला, कौन मूर्ख है भाई जिसने मुझे गिराने की कोशिश की। ये बोलकर चेतन जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा उसे अड़ंगी देने वाला कोई और नहीं बल्कि कालदूत था। चेतन ने गुस्से से उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए बोला, क्या कालदूत, तुम कभी भी सीरियस क्यों नहीं होते हो मेरे साथ? और ऐसा कौन करता है भाई? हाँ, अभी मैं गिर सकता था, मुझे चोट भी लग सकती थी। ठीक है, रक्षक हूँ कालदूत, लेकिन हूँ तो इंसान ही ना। क्यों, यही कहा था ना तुमने? चेतन की ये बात सुन कालदूत हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, अच्छा सॉरी, अब ऐसा नहीं करूंगा। वैसे एक बात कहूं, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, पता है, इससे सारे काम आसान हो जाते हैं। अब मुझे ही देख लो। ये कहते हुए कालदूत चेतन के साथ चलने लगा और कालदूत की ये बात सुन चेतन और ज्यादा चिढ़ गया और अपनी भवें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे लिए ना ये सब बोलना आसान है। अरे तुम तो देव पुरुष हो, अचानक कहीं भी आ जा सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, हर चीज के बारे में तुम्हें पहले से पता होता है। लेकिन भाई मैं एक इंसान हूँ, मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं है। वैसे भी तुम्हें क्या मतलब, तुम तो बस नियति के हिसाब से चले जा रहे हो और यहाँ नियति मेरे सामने न जाने क्या क्या लेकर आ रही है। ये कहते कहते चेतन के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी दोनों साफ नजर आ रहे थे। चेतन को इस तरह परेशान देखकर कालदूत बोला, अरे चेतन, इतना गुस्सा नहीं करते भाई, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। सोचा तुम परेशान हो गए तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता है मैंने मूड और खराब ही कर दिया तुम्हारा। अच्छा बताओ कि आखिर समस्या क्या है, क्यों इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? कालदूत की बात सुन चेतन ने छगनलाल और प्रताप सिंह से जुड़ी सारी बातें जो वो अभी अभी देखकर लौटा था, उस घटना का बखान कालदूत के सामने कर दिया। चेतन ने बताया कि किस तरह छगनलाल ने प्रताप सिंह को साड़ी देकर उसे रक्षा कवच बताते हुए किसी स्त्री को पहनाने के लिए कहा। चेतन ये सब बोले ही जा रहा था कि तभी कालदूत चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो चेतन,
आने वाले समय में कई और बातें हैं जो तुम्हारे सामने आएगी और रहस्य की कई परतें तुम्हारे आगे खुलती जाएगी, लेकिन सब कुछ समय पर होगा और क्या पता वो समय अभी आ जाए। चेतन को कालदूत की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो कालदूत से और सवाल जवाब ना करते हुए घाट की तरफ बढ़ने लगा। और इसी के साथ साथ अतीत के फूलपुर गांव में एक और दिन बीत गया। अतीत में ही फूलपुर गांव में आज सुबह सुबह गांव की चौपाल पर हड़कंप मचा हुआ था। कई लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो चुकी थी और गांव में भी हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। चेतन भी सुबह सुबह घाट से गांव की ओर निकल चुका था और जैसे ही उसकी नजर इस भीड़ पर पड़ी, वो तुरंत अपने आप में बोला, लगता है गांव में कुछ नया पंगा हुआ है, तभी ये सब लोग भीड़ लगाकर यहाँ खड़े हैं। पास जाकर देखता हूँ, शायद कुछ काम का हो, और कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। मुस्कुराता हुआ चेतन उस भीड़ की ओर बढ़ गया। चेतन पास पहुंचा तो देखा भीड़ में खड़े लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे। उन सब के चेहरों पर एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। चेतन इधर उधर देखकर कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक आदमी चौपाल पर बैठे आदमी की ओर देखते हुए तेज आवाज में बोला, अरे आप ही बताइए, ऐसा कब तक चलेगा मुखिया जी? क्या अब गांव वाले गांव से निकलना बंद कर दे? शाम ढलते ही यहाँ खौफ बढ़ जाता है कि अब अगला शिकार कौन होगा। पहले आदमी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक और आदमी अफसोस से बोला, कल रात अपने ही गांव के दामोदर भैया मारे गए। सुबह सुबह खेतों में उनकी जली हुई बॉडी मिली है। आप ही बताइए, आखिर कब थमेगा ऐसे जल जल कर मरने का ये सिलसिला? अब तो डर लगने लगा है। अरे भाइयों, आज तो हमें बाबा अजरनाथ जी को मनाना ही पड़ेगा कि भगवान के लिए उस भूतनी का भी कोई उपाय कर दे, जैसा उन्होंने उस खूनी वधू का किया है, ताकि हम लोग सुकून से जी सके। जैसे ही उसने ये बात कही, सारी भीड़ एक साथ बोली, हाँ हाँ सही कहा, चलो चलते हैं बाबा अजरनाथ जी के पास। ये बोलते हुए वो सभी लोग वहाँ से बाबा अजरनाथ की कुटिया की तरफ चल पड़े, जहाँ वो पहले भी कई बार गांव के लोगों को संबोधित कर चुके हैं। भीड़ भले ही बाबा अजरनाथ की कुटिया की ओर बढ़ गई, लेकिन चेतन वहीं खड़ा रहा और हैरानी से बोला, तो इसका मतलब उस भूतनी ने कल रात फिर किसी को मार दिया? और ये लोग क्या बोल रहे थे कि जली हुई बॉडी मिली है? इसका मतलब वो भूतनी जलाकर लोगों का शिकार करती है। हे भगवान, न जाने और क्या क्या देखना बाकी है इस गांव में। ये सोचते हुए हैरान चेतन भी उस भीड़ के साथ साथ बाबा अजरनाथ की कुटिया की ओर चल पड़ा, जहां अजरनाथ अक्सर लोगों को संबोधित किया करते थे। चलते चलते चेतन मन ही मन बोला, कालदूत को भी यहाँ होना चाहिए था, ताकि आज वो भी देखता कि आखिर कौन है ये बाबा अजरनाथ जो खूनी वधू को कैद किए बैठे हैं, और अब गांव वाले इस भूतनी को भी कैद करवाना चाहते हैं उनसे। ये सब सोचते हुए चेतन भीड़ के साथ अजरनाथ बाबा की कुटिया के ठीक सामने पहुंच गया। कुछ लोगों की भीड़ वहां पहले से मौजूद थी और कुछ लोग अभी भी जुट ही रहे थे। जो लोग खड़े थे वो सभी लोग हाथ जोड़े बाबा के सामने गुहार लगा रहे थे। बाबा जी, आपसे निवेदन है कि अब हम गांव वालों की समस्याओं का निवारण कर दे। हम लोग परेशान हो चुके हैं। अब कृपा करके उस भूतनी को भी खूनी वधू की तरह कैद कर दे। भीड़ के पीछे खड़ा चेतन लोगों की ये बात सुन रहा था। वो समझ गया कि जरूर उस भीड़ के सामने बाबा अजरनाथ है, जिससे भीड़ गुहार लगा रही है। इससे पहले चेतन 2 बार इस जगह से गुजर चुका था, लेकिन बाबा अजरनाथ को नहीं देख पाया था। चेतन धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन भीड़ के कारण उसे अब भी बाबा का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इस पर चेतन चिढ़ते हुए बोला, आखिर है कौन ये बाबा? ठीक से चेहरा भी नहीं दिख रहा। एक तरफ जहां भीड़ लगातार शोर कर रही थी, तो दूसरी ओर चेतन उनका चेहरा देखने की जद्दोजहद कर रहा था कि तभी उस भीड़ को शांत कराने के लिए बाबा अजरनाथ अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। जैसे ही वो अपनी जगह पर खड़े हुए और चेतन की नजर उन पर पड़ी, चेतन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो आश्चर्य से भर उठा और खुद को संभालते हुए बोला, अरे ये तो वही बाबा है जिन्हें मैंने अरुणोदय सिंह के काल में देखा था। इन्होंने तो अरुणोदय सिंह के हाथों चित्रलेखा किताब लिखवाई थी, और तो और ये तो प्रेजेंट में भी है, और मैं और वीर सिंह तो इनसे मिल भी चुके हैं। पूरे गांव वाले इन्हें ही बाबा अजरनाथ के नाम से जानते हैं।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसी आदमी का इतना लंबा जीवन कैसे हो सकता है। ठीक वही उम्र, वही कदकाठी जो प्रेजेंट में थी। पता नहीं कौन सा आशीर्वाद लेकर आए हैं ये कि मानो इनकी उम्र ही थम गई हो। मेरा मन कहता है ये बाबा भी रहस्यमय है, वरना एक आम आदमी अपनी उम्र आखिर कैसे रोक सकता है और ये कैसे खूनी वधु को कैद कर सकते हैं। वो बाबा जो गांव वालों के लिए बाबा अजरनाथ थे, उन पर चेतन का शक ठहर गया। चेतन को उनका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में होना कुछ खटक रहा था। चेतन चुपचाप उस भीड़ से निकलकर कुछ सोचते हुए बाहर कदम बढ़ा ही रहा था कि उसकी नजर अचानक उस निशान वाले आदमी प्रताप सिंह पर पड़ी, जो अपने घर की ओर जा रहे थे। चेतन उन्हें देखते ही बोला, अरे पूरा गांव यहाँ खड़ा है और ये इन सब से अनजान किधर जा रहे हैं। प्रताप सिंह सभी से नजरें बचाते हुए अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। चेतन ठीक उनके पीछे पीछे उन्हें फॉलो करते हुए बढ़ ही रहा था और मन ही मन कुछ सोच भी रहा था। चेतन दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, लगता है ये उस महिला को ही साड़ी देने जा रहे हैं जिसके बारे में इन्होंने सुबह छगनलाल से बात की थी। खैर जो भी हो, मैं इनके पीछे जाकर आज कुछ तो पता लगा कर ही रहूंगा। ये सोचते हुए चेतन उनके पीछे पीछे बढ़ने लगा और कुछ ही देर में प्रताप सिंह और चेतन अरुणोदय सिंह के घर यानी महेंद्र और प्रताप सिंह के घर पहुंच गए। चेतन ने देखा प्रताप सिंह तेजी से इधर उधर देखते हुए सीधे पहले अपने कमरे में गए और चुपचाप पलंग के नीचे रखा वो मिट्टी का पात्र निकालकर उसे हाथों में लेकर इधर उधर देखने लगे। और चेतन जो कि उनके पास ही खड़ा था, वो आश्चर्य से बोला, आखिर चल क्या रहा है ये? कहाँ है वो स्त्री जिसे प्रताप सिंह को ये साड़ी देनी है? और इस कमरे में तो क्या पूरे घर में कोई स्त्री नहीं है? आखिर कहाँ है वो स्त्री? चेतन ये सब सोच ही रहा था कि प्रताप सिंह के कदम उसी कमरे की ओर बढ़ने लगे जिसे बंद करते हुए चेतन ने पहले भी प्रताप सिंह को देखा था। ये वही कमरा था जिसमें चेतन ने पहले भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन चेतन चाहकर भी कमरे के अंदर नहीं पहुंच पाया था। पर अब प्रताप सिंह उस कमरे का ताला खोल रहे थे और चेतन ठीक उनके पीछे एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। चेतन ने मन ही मन कहा, चलो देर आए पर दुरुस्त आए। आज तो मुझे इस कमरे का रहस्य पता लग ही जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है जो प्रताप सिंह जी ने बड़ी ही सावधानी से इस कमरे में सुरक्षित रखा है। चेतन खुद में बातें करते हुए प्रताप सिंह की ओर देख रहा था कि वो कैसे सारे धागे ताले पर से हटा रहे थे और अपनी जेब से चाबी निकालकर उस दरवाजे को खोल रहे थे। चेतन बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा था और जैसे ही प्रताप सिंह कमरे के अंदर गए, चेतन में उनके साथ ही कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। कमरे के अंदर चेतन ने देखा एक गर्भवती महिला पलंग पर बैठी है, जिसने दरवाजा खुलते ही अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये देख चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बोला, ओह, तो ये है वो स्त्री जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि इससे किसका डर है और कोई भला किसी महिला को इस तरह बंदी बनाकर क्यों रखेगा? चेतन ये सवाल अपने आप से कर ही रहा था कि अचानक प्रताप ने झट से आगे बढ़कर उस महिला को मिट्टी के पात्र से वो साड़ी निकालकर उस महिला को देते हुए बोला, ये साड़ी पहन लो लता, ये आज से तुम्हारा सुरक्षा कवच है। वैसे भी अब समय बहुत करीब है इसके जन्म का। और ये बोलते ही प्रताप सिंह ने अपना हाथ उस महिला जिसका नाम लता था उसके गर्भ पर रखते हुए कहा, मैंने सोच लिया है लता, मैं इसका नाम चेतन रखूंगा। यही होगा हमारा पुत्र चेतन। और जैसे ही प्रताप सिंह ने ये लता नाम की महिला के गर्भ पर हाथ रखकर चेतन का नाम लिया, पास ही खड़े चेतन के होश उड़ गए। वो मन ही मन हैरानी से बोला, चेतन? ये इस बच्चे का नाम चेतन कैसे रख सकते हैं? क्या ये भी मुझसे ही जुड़ा कोई रहस्य है जो मेरी आंखों के सामने आया है? आखिर प्रताप सिंह